नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बात करने वाले हैं गियासुद्दीन बलबन के बारे में। बहुत ही बेहतर वीडियो आज की ये वाली होने वाली है। आज हमारा है मध्यकालीन भारत का एपिसोड नंबर 9 और आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथी गियासुद्दीन बलबन के बारे में, जो 1265 से 1286 तक भारत पर या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। तो चलिए इस वीडियो को हम बेहतर तरीके से समझेंगे। आखिर बलबन ने किस तरह अपनी नीति अपनाई, किस तरह उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया, क्या क्या नई चीज़ें लाई और कौन कौन सी नीतियाँ उसने ख़त्म की, इन सब के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैंने कुछ टॉपिक लिख लिए हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो हम एक्सप्लेन कर कर ज़्यादा आपको आज समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेहतर से वीडियो की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सभी के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें गियासुद्दीन बलबन की, तो आप देखेंगे गियासुद्दीन बलबन का नाम इल्तुतमिश से आने लगा है। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश का गुलाम था गियासुद्दीन बलबन, जिसे हम बलबन भी कहते हैं। ये किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था और सबसे पहले ये सेना में शामिल हुआ था। और वहीं से हम देखेंगे कि बलबन दिन प्रतिदिन या कह सकते हैं कि धीरे धीरे करके वो प्रमोशन लेते गया, यानी कि ऊंचे पदों पर आता गया। पहले सेना में वो संगठित हुआ, सेना में उसकी भर्ती हुई। फिर आप देखेंगे तुर्कान चहलगानी में जो दल 40 सदस्य इल्तुतमिश द्वारा गठन किया गया था, उसमें भी बलबन शामिल था। रजिया के समय में देखेंगे तो दल 40 से भी ऊपर पद में वो आया और रजिया सुल्तान के समय वो अमीर शिकार पद पर कार्य कर रहा था। यानी कि हम देखेंगे बलबन का क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, उसके पद बढ़ते हुए जा रहे हैं और धीरे धीरे कर कर ये दिल्ली का सुल्तान भी बन जाता है। फिर आप देखेंगे मसूद शाह का जब आएगा शासन, तो उसमें आप देखेंगे कि ये अमीर हाजिब पद पर कार्य करता है। फिर आप देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद का शासन आएगा और उस समय जो 1265 में मर जाते हैं नसीरुद्दीन महमूद, इनके समय में वो नायब मुमलकात पद पर कार्य करता है, जो कि सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद था। यानी कि एक सेना में भर्ती होने से लेकर आप देखेंगे दल 40 का सदस्य, फिर उसके बाद अमीर शिकार, फिर अमीर हाजिब पद, उसके बाद नायब मुमलकात, और फिर आप देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद जो शासक थे, जो इनका दामाद भी था बलबन का, उसकी जब मृत्यु हो जाती है 1265 में, तो उसके बाद 1265 में मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है? बलबन बनता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शासक बना है, कौन बना है? तो बलबन शासक बना है। नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद, जो इसका दामाद भी लगता था बलबन का, उसकी मृत्यु के बाद 1265 में क्या होता है कि बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। इन सबको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नसीरुद्दीन महमूद के समय मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बहुत ही अयोग्य टाइप के शासक थे, उतना ज़्यादा शासन सत्ता से इन्हें मतलब था नहीं। तो क्या था कि नायब मुमलकात पद पर बलबन शासन कर रहे थे और सारी जो डिसीजन होते थे बलबन ही लिया करते थे। यानी कि नसीरुद्दीन महमूद के समय में भी जो निर्णय होते थे खासकर बलबन ही लिया करते थे। ये नाम के सुल्तान थे, पूरा नियंत्रण बलबन का था। तो कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि लगभग 20 वर्षों तक जो बलबन था, जिसे हम गियासुद्दीन बलबन कहते हैं, 20 वर्षों तक इसने नायब मुमलकात या एक तरह से कह सकते हैं वजीर बनकर शासन किया। ये शासन पहले से ही कर रहा है क्योंकि नाम के बादशाह हैं नसीरुद्दीन महमूद, लेकिन अगर कहा जाए कि अच्छे तरीके से शासक कब बना, गद्दी पर कब बैठा, तो नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद 1265 में बलबन बैठता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। अब आगे की बातों को जानने से पहले हम जानेंगे बलबन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षा में पूछी जाती है। अगर हम बात करें बलबन, तो बलबन आपका इल्बारी तुर्क था और ये खुद को क्या बताता था? ये खुद को फारस के अफरासियाब वंश का बताता था। बलबन खुद को फारस के अफरासियाब वंश का बताता था कि मैं फारस के या ईरान के अफरासियाब वंश का हूँ या व्यक्ति हूँ या उस वंश से मेरा जन्म हुआ है। अब ये अफरासियाब वंश क्या था? तो फिरदौसी की जो पुस्तक है शाहनामा, उस पुस्तक में अफरासियाब वंश की जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी के समय मैंने आपको बताया था फिरदौसी के बारे में, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शाहनामा, जिसमें महमूद गजनवी के शासन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसी पुस्तक में
फारस के अफरासियाब वंश की भी जानकारी मिलती है। और उसी में इन्होंने चर्चा की थी कि फारस के अफरासियाब वंश में क्या है कि बलबन उसी से संबंधित है, और बलबन ने खुद को बताया था कि मैं फारस के अफरासियाब वंश से संबंधित हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका बलबन था, उससे बहाउद्दीन उसका वास्तविक नाम था, यानी कि कह सकते हैं मूल नाम जिसे हम कहते हैं वो क्या था, बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। थोड़ा लाइट सामने वाली ख़राब हो गई है, तो थोड़ा लाइटिंग कम होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 2-3 दिन में सही कर लूँगा, फिर अच्छे से आपको वीडियोज़ मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो बलबन ने जिल्ले इलाही की भी उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, तो अल्लाह की परछाई, यानी कि बलबन क्या था, वो खुद को एक तरह से भगवान के समकक्ष बताता था। वो कहता था कि जो सुल्तान होता है, जो शासक होता है, वो ईश्वर की परछाई होता है, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर धरती पर अपना प्रतिनिधि बनाकर सुल्तान को भेजता है, और वो खुद को कहता था कि मैं जिल्ले इलाही हूँ, यानी कि मैं ईश्वर की परछाई हूँ। उसका ये मानना था कि जो धरती पर सुल्तान होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि वे जनता की रक्षा करते हैं, यहाँ पर शासन करते हैं। तो एकदम वो क्या होते हैं कि ईश्वर को, जो गॉड है, उसे रिप्रेजेंट करते हैं धरती पर। ये मानना था बलबन का। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसने नियामत खुदाई की भी क्या की थी, उपाधि धारण की थी। इन सभी चीज़ों को आप लिखते हुए चलेंगे, बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसने नियामत खुदाई की भी उपाधि धारण की थी। अगर हम बात करें तो बलबन ने, यानी कि गियासुद्दीन बलबन ने 2 प्रथाएं चलाई थी। एक प्रथा थी सिजदा प्रथा और दूसरी थी पाइबोस प्रथा। ये दोनों क्या थी, एक ईरानी प्रथा थी, एक ईरानी प्रथा थी, या कह सकते हैं फारसी प्रथा थी, ये भी कह सकते हैं। तो सिजदा पाइबोस नाम की ईरानी प्रथा का प्रचलन यहाँ पर किया था। अब ये सिजदा क्या था, पाइबोस क्या था, परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सिजदा में होता है घुटनों पर बैठकर सर झुकाना ही सिजदा कहलाता है, और पाइबोस पाँव को चूमना। इसने क्या किया था कि उसके पहले क्या होता था, आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत में कोई भी शासक ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, यानी कि हत्याएं होती रही, शासक नए बनते रहे। चाहे आप देखेंगे रजिया के बाद ही ये सारी चीज़ें ज़्यादा हुई। आप देखेंगे रजिया बनती है, सुल्तान पहले रुकनुद्दीन फिरोज बन जाता है, फिर रजिया बनती है, फिर उसके बाद उसका भाई बहराम शाह बन जाता है, फिर उसकी हत्या करके मसूद शाह शासक बनता है, और फिर मसूद शाह की हत्या कर नसरुद्दीन महमूद शासक बन जाता है। यानी कि लगातार शासकों की क्या हो रही थी, हत्याएं हो रही थी और नए शासक आ रहे थे। तो इसको रोकने के लिए बलबन ने थोड़े कठोर नीतियों का प्रयोग किया, और इसके लिए उसने सिजदा तथा पाइबोस प्रथा का भी प्रचलन किया। इसमें क्या था कि दरबार में जितने भी उच्च पद वाले होंगे, जब शासक आएगा तो सभी सिजदा और पाइबोस करेंगे उससे, यानी कि कहने का मतलब सभी घुटनों पर बैठकर सर झुकाएंगे, या जिसे हम दंडवत प्रणाम भी कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, इसे हम दंडवत प्रणाम भी हिंदी में कह सकते हैं, दंडवत प्रणाम। यानी कि घुटनों के बल बैठकर हमें क्या करना है, प्रणाम करना है जो शासक यानी कि सुल्तान होगा, और उसके बाद पाँव को चूमना। पाइबोस क्या है, ये ईरानी प्रथा थी कि जब शासक आता था तो लोग झुककर उसके पाँव को चूमते थे, यही थी पाइबोस प्रथा। अगर हम बात करें तो इसने कई ईरानी प्रथाओं को यहाँ पर लागू किया। जैसे आप देखेंगे एक त्यौहार भी आता है, एक ईरानी त्यौहार आता है नवरोज, जिसे हम नवरोज भी कहते हैं। और अगर हम बात करें, इस त्यौहार की शुरुआत ईरान यहाँ पर की गई थी, और ये एक ईरानी त्यौहार है। बलबन के द्वारा नवरोज त्यौहार की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। ईरानी त्यौहार, या हम इसे फारसी त्यौहार भी कह सकते हैं अगर हम बात करें, क्योंकि ये क्या था, बलबन खुद को अफरासियाब वंश का बताता था, और इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसने यहाँ पर कई तरह की ईरानी प्रथाएं चलाई, जिससे ये सिद्ध हो सके कि वो सच में अफरासियाब वंश का शासक था। क्योंकि कई लोग उस पर संदेह करते थे, और इतिहासकार भी मानते हैं कि बलबन क्या था, एक निम्न कुल में जन्मा था। अब निम्न कुल में जन्मा था तो क्या था कि दिल्ली सल्तनत का ये रूल था कि जो उच्च वर्ग के होते हैं वही शासक बनते हैं। तो इस बात का विरोध ना हो, इसलिए इसने खुद को बताया कि मैं अफरासियाब वंश का रहने वाला हूँ, और इसी के चक्कर में इसने सिजदा प्रथा भी चालू की, कठोर निर्णय लिए। इसके बाद आप देखेंगे पाइबोस प्रथा की शुरुआत की, यानी कि घुटनों के बल सर झुकाकर प्रणाम करना, पाइबोस पाँव को चूमना, जो सुल्तान आएगा उसके पैर को चूमना। फिर उसके बाद आप देखेंगे नवरोज त्यौहार को इसने इसकी शुरुआत की, और ये त्यौहार आज भी मनाया जाता है भारत में। आज ये 21 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है आपका नवरोज त्यौहार। आज के समय में मैं 2 मिनट देख लूँ कि सारी वीडियोज़ अच्छी चल रही हैं, और पानी पी लेता हूँ।
गर्मी बहुत ज़्यादा है और क्या होता है कि मोबाइल मेरी हीट हो जाती है। मोबाइल हीट हो जाती है तो उसके लिए मुझे देखना पड़ता है गर्मी में। बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था मैं। थोड़ा दिक्कत थी, जो रूम है बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर हम बात करें तो जो आपका नवरोज़ त्यौहार है ये अभी भी मनाया जाता है। हर वर्ष 21 मार्च को आपका नवरोज़ त्यौहार मनाया जाता है, आज के समय में भी। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी जैसे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि इतिहासकार ये मानते थे कि बलबन जो गयासुद्दीन बलबन है ये क्या है कि बहुत ही निम्न कुल का इंसान था, लेकिन ये खुद को अपना बताता था कि मैं ईरान के अफरासियाब वंश का रहने वाला हूँ। तो इसने क्या किया कि इसका एक कथन था कि लोग इस पर विश्वास करें कि ये बहुत ही उच्च कुल में जन्म लिया है। उसके लिए इसने ये कथन दिया। इसने कहा कि जब मैं किसी भी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ, यानी कि किसी भी निम्न वर्ग के व्यक्ति को देखता हूँ जो छोटी जात से आया है, तो मेरी आंखें जलने लगती हैं तथा मेरा हाथ तलवार की ओर बढ़ जाता है और मन कहता है कि उसकी गर्दन काट दूं। इसने ये कथन दिया था ये सिद्ध करने के लिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा उच्च वर्ग का हूँ। मतलब कहने का मतलब कि लोग इस पर ये संदेह करते थे कि ये निम्न वर्ग का है, तो इसे सिद्ध करने के लिए इसने कथन दिया कि जब भी मैं किसी निम्न वर्ग के इंसान को देखता हूँ तो मेरी आंखें जलने लगती है और मेरा हाथ तुरंत तलवार के पास चला जाता है और मन कहता है कि मैं उसकी गर्दन काट दूं। मतलब इसने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया कि लोग ये विश्वास करें कि बलबन एक उच्च वर्ग में जन्मा था। अब आप देखेंगे तो इसने क्या किया, इसके कुछ प्रमुख कार्य थे। युद्धों के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे बलबन का, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इसने ज़्यादा युद्ध लड़े भी नहीं। इसने मुख्य युद्ध जो लड़े हैं वो अपने शासन काल में नहीं लड़े हैं। आप देखेंगे जब से ये शासक बना है ये दिल्ली में ही ज़्यादा रहा और जो चीज़ें, जो क्षेत्र इसके पास आते थे उसे ही अच्छे से मजबूत किया। उसके पहले नसरुद्दीन महमूद के पहले इसने साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज़्यादा मदद की थी। युद्ध भी लड़े थे, वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बात करेंगे, जैसे तुर्कान चहलगानी को इसने समाप्त किया था। आपसे अगर मैं पूछूं कि तुर्कान चहलगानी, जिसे हम दल चालीसा भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे दल चालीसा समूह भी कहते हैं। दल चालीसा मैंने आपको पढ़ाया भी था, या जैसे चालीसा दल भी कहते हैं। तो दल चालीसा जो है, जिसे हम तुर्कान चहलगानी कहते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने इसकी शुरुआत की थी। अब बलबन जब शासक बना तो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो दल चालीसा के सदस्य थे वही सुल्तान का विरोध करने लगते थे और फिर उन्हें, यानी कि सुल्तान को गद्दी से हटाकर किसी दूसरे को बैठा देते थे। ठीक तरीके से इसी तरह बलबन जान गया था कि ये जो चालीसा दल वाले हैं बहुत ख़तरनाक हैं, क्योंकि ये अमीर भी हैं, इनके पास सत्ता की शक्तियाँ हैं। तो ये जब मन कहेगा तो शासक को हटा देंगे और नए शासकों को बना देंगे। तो इसने कहा कि ख़त्म ही कर दो ये पद, नहीं तो मेरी भी गद्दी को खतरा हो सकता है। इसलिए आते ही बलबन ने क्या किया कि इस गद्दी को समाप्त कर दिया, तुर्कान चहलगानी प्रथा का अंत कर दिया। परीक्षा में पूछा जाता है कि इससे किसने समाप्त किया था, तो बलबन ने समाप्त किया था। इसने नायब मुमलकात पद को भी समाप्त कर दिया। आप देखेंगे तो जो आपका बहराम शाह था, इसने एतगीन को नायब मुमलकात बनाया था और दिल्ली का प्रथम नायब मुमलकात एतगीन ही था। अब क्या हुआ प्यारे दोस्त कि इसे पता चल गया कि नायब मुमलकात सुल्तान के बाद सबसे बड़ा पद था और ये पद हमेशा ये रहता था भाई कि यही पद शासक बन जाता था। जैसे आप देखेंगे इसकी कंडीशन में भी, तो नसीरुद्दीन महमूद के समय गयासुद्दीन बलबन इसी पद पर कार्य करता था, नायब मुमलकात पद पर, मतलब नसीरुद्दीन महमूद के समय गयासुद्दीन बलबन नायब मुमलकात पद पर ही कार्य करता था। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई तो ये बन गया शासक, इस पद पर कार्य कर रहा था। तो ऐसे इससे लग रहा था कि जब क्या होगा कि ये पद रहेगा तो मेरा स्थान भी कोई ग्रहण कर लेता है, इसलिए इसने कठोर नीति अपनाई और इस पद को भी समाप्त कर दिया। तो इस पद की भी समाप्ति कर दी। आप देखेंगे 1284 से 1285 के मध्य क्या होता है कि मंगोल आक्रमण होता है भारत पर और इस आक्रमण में बलबन सफल तो होता है, यानी कि मंगोलों को रोक लेता है, लेकिन इसमें उसका सबसे बड़ा हानि होता है। हानि क्या होता है कि इसी में बलबन का जो सबसे योग्य पुत्र है जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद, इसकी
इसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रेम करता था शहजादा मोहम्मद से बलबन और इसकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बलबन दुखी होता है इस युद्ध के बाद, क्योंकि मंगोल तो रुक गए लेकिन क्या हुआ कि इसमें मार दिया गया शहजादा मोहम्मद जो इसका सबसे योग्य पुत्र था। और बलबन ने अपने पुत्र को मृत्यु के बाद शहीद आजम की उपाधि भी प्रदान की। कहा शहजादा मोहम्मद को क्या उपाधि दी, तो शहीद आजम की उपाधि प्रदान की। थोड़ा आवाज़ फंस रही है, छाले बहुत ज़्यादा निकल आए हैं मुंह में, तो बोलने में दिक्कत हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बलबन ने वनों को भी कटा दिया था। वनों को इसलिए कटाया था कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर चोर डकैत ये सब बहुत रहा करते थे और हमेशा क्या करते थे, लूट किया करते थे। यानी कि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में घरों को लूटा करते थे, चोरी करते थे, इन सब को किया करते थे। तो इन सब से मुक्ति पाने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया कि जो आसपास के जितने भी वन थे सबको कटा दिया और नष्ट कर दिया। जितने भी डकैत अपराधी चोर पाए गए सबको दंड दिया गया, कठोर सजाएं सुनाई गई, कई लोगों को मृत्यु के घाट भी उतार दिया गया। इसलिए वनों की कटाई की, क्योंकि दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में क्या होता था, जो अगल बगल के राजा थे, दुश्मन राजा थे, वो भी अपनी सेना को भेज देते थे और निगरानी किया करते थे दिल्ली सल्तनत पर। इसलिए इसने सारे वनों को ही कटा दिया कि जड़ से खत्म हो जाए सारी दिक्कत। इसके बाद आप देखेंगे तो इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति क्या है कि अगर कोई भी मेरा विद्रोह करेगा, मेरा विरोध करेगा तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। यही थी इसके रक्त और लौह की नीति। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त और लौह की नीति कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे प्रशासन का हो चाहे जनता का हो, अगर वो दोषी पाया जाएगा या सुल्तान के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रच रहा है, दोषी पाया गया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इतना ज़्यादा कठोर शासन गयासुद्दीन बलबन ने लगाया था अपने शासन में और इसे हम रक्त और लौह की नीति कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई, तो वो था बलबन। इसके बाद अगर हम बात करें तो बंगाल का विद्रोह समाप्त किया बलबन ने और वहाँ पर अपने पुत्र बुगरा खां को इक्तेदार नियुक्त कर दिया। यही बुगरा खान आगे चलकर यहीं पर शासन करने लगेगा बंगाल पर और ये क्या बन गया, इक्तेदार बन गया। इसने क्या किया कि बंगाल का जो विद्रोह था उसे समाप्त कर दिया। इसने दीवान-ए-आरिज नाम के एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की। परीक्षा में पूछा जाता है दीवान-ए-आरिज की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो वो था बलबन के शासनकाल में। ये एक सैन्य विभाग था। दीवान-ए-बरीद एक गुप्तचर विभाग था। इसकी स्थापना बलबन ने कराई थी दिल्ली सल्तनत में और ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बलबन क्या होता है कि अपने पुत्र, जो इसका पुत्र था शहजादा मोहम्मद, इसी के शोक में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1286 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए इतना ज़्यादा कठोर होने पर भी क्या हुआ कि ये अपने पुत्र के वियोग में मर गया। मतलब कहने का मतलब कि ऊपर से ये कठोर तो बहुत ज़्यादा था लेकिन अपने पुत्र के वियोग में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ये अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्यार करता था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। तो हमने बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है और बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। अब थोड़ी टॉपिक हम इस गुलाम उसको आज ख़त्म ही कर देंगे। अब फिर नहीं खींचेंगे कि एक दिन और वीडियो बना लें, तो आज ही हम इसे ख़त्म कर देंगे। बलबन की मृत्यु तो हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि बलबन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उसके पीछे क्या होता है थोड़ा बचा हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे। पूरा गला सूख गया है और बेहतर तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बोला नहीं जा रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है और मुंह में छाले बहुत निकल आए हैं, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था इस टाइम। तो आज मैंने कोशिश की है बनाने की, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। थोड़ा 1-2 दिन आप और मैनेज कर लीजिए, फिर उसके बाद हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको सारी चीज़ें। तो 1286 में क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र के वियोग में। अब इसके बाद आप देखिएगा जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो बलबन ने मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी के खुसरो नाम के व्यक्ति को कर दिया था, यानी कि के खुसरो को नियुक्त कर दिया था, जो कि शहजादा मोहम्मद का बेटा था। आप देखेंगे तो 1986 में जब बलबन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद आप देखेंगे बलबन ने अपना उत्तराधिकारी, मतलब क्या होता है कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिया था। वो उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था के खुसरो। के खुसरो नाम का बेटा था, या आप कह सकते हैं ये इनका नाती था, बलबन का नाती था के खुसरो, और इसे ही अपना इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था।
अब ये के खुसरो कौन था, तो इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये के खुसरो उसी का बेटा था जिसका नाम था शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद का ये पुत्र था, शहजादा मोहम्मद का पुत्र। अब आप कहेंगे क्योंकि शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और बलबन सबसे ज़्यादा इसी से प्रेम करता है, तो इसी के ही बेटे के खुसरो को ये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। और जब बलबन की 1986 में मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है कि इसे शासक नहीं बनाया जाता है, के खुसरो को शासक नहीं बनाया जाता है, क्योंकि जो तुर्की अमीर थे या अमीर वर्ग थे, उलेमा वर्ग थे, उन्होंने किसी दूसरे को शासक बना दिया। किसको बनाया उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो आप देखेंगे कि बलबन ने नियुक्त तो किया था के खुसरो को उत्तराधिकारी, लेकिन ये बेचारा नहीं बन पाता है उत्तराधिकारी। अगर हम बात करें तो इसके स्थान पर तुर्की लोगों ने, तुर्क अमीरों ने किसे सुल्तान बनाया था, तो तुर्क अमीरों द्वारा केकुबाद को क्या बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। केकुबाद को सुल्तान बनाया गया। तुर्क अमीरों ने सुल्तान किसे बना दिया, तो केकुबाद को सुल्तान बनाया। अब ये केकुबाद क्या था, तो मैंने आपको बताया था कि बंगाल पर एक मतलब नियंत्रण करके बलबन ने वहाँ का इख्तियार बुगरा खां को बनाया था, जो कि इसका पुत्र ही था। इसी बुगरा खां का पुत्र था केकुबाद, और इसे क्या कर दिया, शासक बना दिया तुर्क अमीरों ने। ये किसका पुत्र था, तो ये बुगरा खां का पुत्र था। बुगारा खां या बुगरा खां कुछ भी कह सकते हैं, इसका पुत्र था केकुबाद। बुगारा खां या बुगरा खां अभी भी बंगाल पर शासन कर रहा था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो केकुबाद जो है आपका 1286 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, यहाँ तक ये शासन करता है। और इसी के शासनकाल में क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है मलिक फिरोज। इसका क्या नाम है, मलिक फिरोज। इस मलिक फिरोज को ये क्या बनाता है, तो ये आरिज ए मुमालिक बनाता है। आरिज ए मुमालिक पद पर नियुक्त करता है, एक उच्च पद होता है, उस पर किसको नियुक्त करता है, मलिक फिरोज को। ये पंजाब का इख्तियार होता है, पंजाब का इख्तियार। अब थोड़ा समझिए कहानी को, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब 1986 में पुत्र वियोग में बलबन की मृत्यु हो जाती है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। जब मृत्यु हो गई तो उसके पहले ही बलबन ने मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी के खुसरो को बना दिया था, जो इसका नाती था। अगर हम बात करें के खुसरो किसका पुत्र था, तो शहजादा मोहम्मद का पुत्र था, जो बलबन का सबसे प्रिय बेटा था और जिसकी मृत्यु हो गई थी मंगोल आक्रमण में, उसकी मृत्यु हो गई थी। अब इसे उत्तराधिकारी तो बना दिया, लेकिन बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ कि तुर्क अमीरों द्वारा तथा उलेमा वर्ग जो थे उसके द्वारा केकुबाद को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया जाता है। अब ये केकुबाद कौन था, तो ये था आपका बुगारा खां का पुत्र। बुगारा खां कौन है या बुगरा खां कौन है, जो बंगाल का इख्तियार था। मैंने यहाँ पर लिखा था, अभी आप देखेंगे वीडियो पीछे कर तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद बलबन ने वहाँ का इख्तियार अपने पुत्र बुगरा खां को बना दिया। तो ये बुगरा खां का बेटा था केकुबाद। ये 1286 से 1290 यानी कि कुल 4 से 5 सालों तक शासन करता है, और इसी का एक प्रमुख मंत्री कह सकते हैं, या इसी के समय में एक इख्तियार था जिसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज पंजाब का इख्तियार हुआ करता था, लेकिन केकुबाद के शासनकाल में केकुबाद ने इसे आरिज ए मुमालिक पद पर नियुक्त किया, जो कि एक उच्च पद हुआ करता था। अब इसके बाद आप देखेंगे तो केकुबाद को लकवा मार देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे तो केकुबाद को लिखिएगा, केकुबाद को क्या होता है, केकुबाद को लकवा मार देता है, लकवा मार देता है। एक तरह की बीमारी है जिसमें शरीर काम करना बंद कर देता है। जिस पोर्शन में लकवा मारता है वहाँ का अंग काम नहीं करता, तो लकवा मार देता है। और आप देखेंगे तो जब इसे लकवा मार दिया तो ये बहुत ही चालाक इंसान था मलिक फिरोज। और ये मलिक फिरोज क्या करता है कि उसे मौका मिल जाता है और वो केकुबाद को कैद कर लेता है, और उसके बाद क्या करता है, केकुबाद को कैद कर यमुना नदी में फेंकवा देता है, यमुना नदी में फेंक देता है और इसकी हत्या कर देता है, नदी में फेंक देता है, जिससे केकुबाद की हत्या हो जाती है, जो
दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अब केकुबाद की हत्या हो गई क्योंकि इसे लकवा मार गया था, तो शरीर से वैसे ही निष्क्रिय हो गया था। फिर इसे कैद किया और यमुना नदी में फेंक दिया, दिल्ली की यमुना नदी में फेंक दिया। अब इसके बाद आप देखेंगे केकुबाद के बाद यही जो मलिक फिरोज है, मलिक फिरोज किसको शासक बनाता है, क्योंकि ये सबसे बड़े पद पर कार्य कर रहा था मलिक फिरोज, और मलिक फिरोज फिर बनाता है शासक क्यूमर्स को। क्यूमर्स को शासक बनाता है, जो उस समय 3 साल का होता है। 3 साल इसकी आयु होती है। ये केकुबाद का ही पुत्र होता है क्यूमर्स, और इसे क्या करता है, शासक बनाता है। अब क्योंकि आप देखेंगे 3 साल का बच्चा कहाँ कोई शासन चलाएगा, वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, मम्मी मम्मी कहता है, मतलब बोल भी नहीं पाता है 3 साल का बच्चा, और उसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया गया। और खुद मलिक फिरोज जो था वो संरक्षक बन गया, संरक्षक बन गया। अब संरक्षक बन गया, 3-4 महीने किसी तरह शासन किया होगा। उसके बाद क्या होता है, 1290 में ही ये क्यूमर्स की हत्या कर देता है। क्यूमर्स की हत्या कर देता है। कौन कर देता है, मलिक फिरोज क्यूमर्स की हत्या कर देता है, और हत्या कर देता है, और फिर खुद ये 1290 में दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। 1290 में मलिक फिरोज दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, दिल्ली का सुल्तान बन जाता है, सुल्तान बन जाता है। और आप देखेंगे कि यही मलिक फिरोज कोई और नहीं, इसी मलिक फिरोज का नाम क्या था, आप देखेंगे इसी मलिक फिरोज का नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, इसी मलिक फिरोज का नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी इसका नाम था। और ये दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं, खिलजी वंश कहते हैं। इसी के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। तो प्यारे साथी, मैंने बेहतर तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि जब केकुबाद को लकवा मार देता है तो ये शरीर से निष्क्रिय हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मलिक फिरोज इसे कैद करके यमुना नदी में फिकवा देता है, और फिर उसके बेटे क्यूमर्स को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना देता है, जो मात्र 3 साल का था। सही मौके का इंतजार करता है मलिक फिरोज, जिसका नाम जलालुद्दीन खिलजी है। जब उसे सही मौका मिल जाता है तो वो क्या करता है, 1290 में ही क्यूमर्स की हत्या करा देता है, और 1290 में ही दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे हम खिलजी वंश कहते हैं। और ये मलिक फिरोज कोई और नहीं, जलालुद्दीन खिलजी है, जो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना करेगा। तो एकदम बेहतर तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।